नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा संबंध के बारे में। अंग्रेज और मराठाओं के बीच किस तरह का संबंध था। मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर भारत में जिन राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, उनमें मराठे सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे थे। मराठा शक्ति के जो संस्थापक थे शिवाजी, उनके समय से ही मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष चला आ रहा था। औरंगज़ेब ने भी मराठों को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया था, परंतु जो उसके अयोग्य उत्तराधिकारी थे, उनके समय में आंतरिक कलह के बावजूद मराठा शक्ति का जो विकास था वो रुका नहीं, अनवरत रूप से होता रहा। 18वीं शताब्दी में 3 पेशवाओं बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहते हैं, इन्होंने मराठा शक्ति के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया था और इन्हीं के प्रयासों से मराठे इतने शक्तिशाली हो गए कि वे मुगलों को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा करने का सपना देखने लगे। परंतु इसी समय 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध में इनको हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी शक्ति को गहरी ठेस लगी और इसी का लाभ अंग्रेज़ों ने उठाकर मराठा शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। जो मराठाओं की आपसी कलह ने अंग्रेज़ों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। 1761 ईस्वी में जब माधवराव पेशवा बना तो उसने 11 वर्षों की अवधि में ही मराठा की जो शक्ति है उसको फिर से शिखर तक पहुंचा दिया और उसकी बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेज सशंकित हो उठे और मराठाओं की शक्ति को नष्ट करने के लिए सही मौके की तलाश में थे। 1772 ईस्वी में जब माधवराव की मृत्यु हुई, उसके साथ ही मराठों में गृह कलह उत्पन्न हो गया और राजगद्दी को लेकर खींचतान होने लगी। जो माधवराव का छोटा भाई था वो नारायणराव पेशवा बना, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी भी हत्या करवा दी गई और उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बन गया। मराठा सरदार जो नाना फडणवीस थे, उनका जो दल था वो रघुनाथ राव का विरोधी था। वो नारायण राव के पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाना चाहते थे और उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली। इस परिस्थिति से घबराकर जो राघोबा था, जो रघुनाथ राव, भागकर अंग्रेजों की शरण में बम्बई चला गया और अंग्रेजों को फिर मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। इस तरीके से पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ, जो कि 1775 से 1782 की ईस्वी तक चला। जो बम्बई सरकार थी वो रघुनाथ जो राघोबा था उसको अपने अधिकार में लेकर पूना पर अधिकार करना चाहती थी, इसलिए उसने कलकत्ता काउंसिल की अनुमति लिए बिना बम्बई सरकार ने कलकत्ता काउंसिल की अनुमति लिए बिना राघोबा के साथ सूरत की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार बम्बई सरकार ने राघोबा को पेशवा बनाने और सैनिक सहायता देने का वचन दिया और जिसका खर्चा, इस सेना का जो खर्च है वो राघोबा वहन करेगा। राघोबा यानी रघुनाथ राव कंपनी की बम्बई शाखा को थाना, बसीन, सॉलसेट और जम्बूसर, जो कि गुजरात वाला प्रदेश है, वो देगा। मराठे संधि के बाद बंगाल तथा कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे और यदि राघोबा पूना दरबार से कोई समझौता करेगा तो उसमें अंग्रेजों को भी सम्मिलित करेगा और अंग्रेजों के शत्रुओं से मैत्री नहीं करेगा। और सैनिक सहायता के बदले राघोबा ने कंपनी को धन देने का वचन दिया। तो ये थी सूरत की संधि। संधि की शर्तों के अनुसार राघोबा की सहायता के लिए कर्नल किटिंग के अधीन एक सेना भेजी गई और 18 मई 1775 ईस्वी को अरास की युद्ध में अंग्रेज सेना और नाना फडणवीस की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। और फिर कलकत्ता काउंसिल, जो बंगाल काउंसिल के नाम से फेमस थी, उसने सूरत की संधि का विरोध किया, क्योंकि बिना परमिशन के ये मुंबई सरकार ने सूरत की संधि करी थी। तो इस सूरत की संधि का विरोध किया क्योंकि बम्बई सरकार ने ये समझौता बंगाल काउंसिल की बिना स्वीकृति से किया था, इसलिए इस संधि को नासमझी, खतरनाक और अधिकारपूर्ण और अनुचित बताया। तब बंगाल काउंसिल ने कर्नल अपटन को मराठा मंडल के नेताओं से बातचीत करने के लिए पूना भेजा। मराठा मंडल और कर्नल अपटन के बीच 1 मार्च 1776 ईस्वी को एक नई संधि हुई, जो थी पुरंदर की संधि।
इस संधि के अनुसार पुरंदर की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की है उसके लिए मराठा जो है वो अंग्रेजों को 12 लाख रुपए देंगे। सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया और मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। राघोबा अब कोई सेना नहीं रखेगा और गुजरात में कोपरगांव में जाकर बस जाएगा। युद्ध में प्राप्त अंग्रेजों को सॉल्सेट और उसके आसपास के द्वीपों पर अधिकार कायम रहेगा, लेकिन बाद में यह संधि भी अस्थायी सिद्ध हुई। चूंकि मुंबई सरकार और पुरंदर की संधि को अनुचित मानती थी, इसलिए उसने पुरंदर की संधि को भंग करके सूरत की संधि को ही मान्यता दी और बम्बई सरकार राघोबा की पहले की तरह सहायता करते रहे। इसी बीच नाना फडणवीस का फ्रांसीसियों से जो संबंध था वो बढ़ता जा रहा था और यूरोप में भी उस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के चलते अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इसलिए फ्रांसीसियों का फडणवीस से संबंध अंग्रेजों के लिए घातक हो सकता था। इसलिए बम्बई की काउंसिल ने पूना की ओर एक सेना भेजी जिसे मराठा सेना ने, जिसका नेतृत्व महाजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेज सेना को तलगांव के युद्ध में पराजित किया। बड़गांव में भी अंग्रेजी सेना को मात खानी पड़ी और अंततः बाध्य होकर अंग्रेजों को बड़गांव की संधि करनी पड़ी और यह संधि अंग्रेजों के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। जो बड़गांव की संधि हुई वो बम्बई सरकार और उसके तहत ये तय किया गया कि जो बम्बई सरकार है वो रघुनाथ राव को संरक्षण नहीं देगी और 1773 से पहले जिन मराठा क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था वे सभी मराठाओं को सौंप दिए जाएंगे। अंग्रेजों की सहायता के लिए बंगाल से आ रही सेना को रोक दिया जाएगा। भड़ोच जो है वो सिंधिया को दे दिया जाएगा और जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा ना करे तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी जो उसमें थे, विलियम फॉर्मर और चार्ल्स स्टेवर्ट, बतौर जमानत मराठों के पास कैद रहेंगे। तो इस तरीके से एक बड़गांव की संधि की गई जो कि अंग्रेजों के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। बम्बई तथा बंगाल सरकार दोनों ने इस संधि को स्वीकार कर दिया और वॉरेन हेस्टिंग्स इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने मराठों से युद्ध जारी रखने का फैसला किया। हेस्टिंग्स ने सेना की 2 टुकड़ियों को क्रमशः जनरल गॉर्डर्ड और पॉफम के नेतृत्व में भेजा। गॉर्डर्ड ने अनेक स्थानों पर मराठों को पराजित करके 1780 में हैदराबाद पर अधिकार कर लिया और पॉफम ने भी 1780 में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया तथा सिपरी में महाजी सिंधिया को पराजित किया। ऐसे कई बार हारने से मराठे जो थे वो बौखला गए। तब महाजी सिंधिया के प्रयासों से सालबाई की संधि की गई 17 मई 1782 ईस्वी में, जो कि मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई। ये जो सालबाई क्षेत्र था वो ग्वालियर से 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। इस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। जो सालबाई की संधि थी उस संधि की शर्तें थी कि दोनों पक्षों ने विजित क्षेत्रों से अपना अपना अधिकार वापस ले लिया। सॉल्सेट, भड़ोच, एलिफेंटा अंग्रेजों के अधिकार में रखे गए। अंग्रेजों ने राघोबा का पक्ष लेना छोड़कर माधवराव को पेशवा मान लिया और पेशवा की ओर से राघोबा को 25,000 रुपये मासिक पेंशन देना स्वीकार किया। इस संधि की स्वीकृति के 6 महीने के अंदर हैदर अली द्वारा जीते हुए जो प्रदेश है वो लौटा देगा और कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं होगा, तो अंग्रेज भी उसके विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर और सहयोगियों पर आक्रमण नहीं करना और अंग्रेजों की अनुमति के बिना पेशवा द्वारा किसी यूरोपियन शक्ति को अपने अधिकृत क्षेत्र में स्थापित नहीं करना और न ही उनकी सहायता करना। तो ये जो पॉइंट्स थे ये सालबाई की संधि के थे। इस तरीके की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई। अंग्रेजों ने मराठों से संधि करके मैसूर को मराठों से अलग कर दिया। मैसूर का शासक जो हैदर अली था वो मराठों की सहायता से वंचित हो गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज जो थे वो मैसूर की शक्ति को आसानी से कुचल पाए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम दोनों ही पक्षों के लिए अनिर्णायक सिद्ध हुए और मराठों और अंग्रेजों दोनों को ही बहुत हानि उठानी पड़ी। सालबाई की संधि ने अस्थायी शांति स्थापित करी और इस संधि का जो वास्तविक महत्व वो यह था कि इसने कुछ वर्षों के लिए दोनों पक्षों में शांति स्थापित कर दी, जिसका उपयोग दोनों पक्षों ने अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया। यानी अंग्रेज और मराठों ने अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस समय का प्रयोग किया और अगले 20 वर्षों के दौरान 20 ईयर्स के दौरान
अंग्रेज़ों ने मैसूर के शासकों, निज़ाम और अवध के नवाब पर अपना प्रभाव स्थापित किया और मराठों ने मुग़ल सम्राट को अपना पक्षधर बना लिया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और मराठों के पतन के कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।